नमस्कार मित्रों, यह दंड प्रक्रिया संहिता का भाग 17वां है। इसके अंतर्गत हमने धारा 406 से लेकर धारा 450 तक के प्रश्नों को सम्मिलित किया है। इसके अंतर्गत मूल रूप से आपराधिक मामलों का अंतरण तथा जमानत बंद पत्रों के बारे में उपबंध किया गया है। तो जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ या बताता हूँ कि प्रश्नों को एक जगह लेखबद्ध कर लें ताकि परीक्षा के समय आपका समय बच सके रिवीजन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न नंबर 1, दंड प्रक्रिया संहिता के मामलों में अपीलों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरित करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके आवेदन पर किया जा सकता है। ऑप्शन है ए, भारत का सॉलिसिटर जनरल, बी, भारत का महान्यायवादी, सी, हितबद्ध पक्षकार, या डी, या तो बी अथवा सी दोनों। इसका सही उत्तर है डी, या तो बी अथवा सी दोनों। यह प्रश्न धारा 406 की उपधारा 1 पर आधारित है, तो इसका सही उत्तर है जी। प्रश्न नंबर 2, एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में मामलों के अंतरण की उच्चतम न्यायालय की शक्ति का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके आवेदन पर किया जाता है। ऑप्शन है संबंधित उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार द्वारा, बी, भारत के महान्यायवादी द्वारा, सी, भारतीय विधिक परिषद के अध्यक्ष, डी, संबंधित राज्य के महाधिवक्ता द्वारा। इसका सही उत्तर है बी, भारत के महान्यायवादी के आवेदन द्वारा। यह प्रश्न भी धारा 406 की उपधारा 2 पर आधारित है, जिसमें यह बताया गया कि एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में मामलों के अंतरण की उच्चतम न्यायालय की शक्ति का प्रयोग भारत के महान्यायवादी के आवेदन पर किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है बी, भारत के महान्यायवादी। प्रश्न नंबर 3, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा में वादों और अपीलों को अंतरित करने की सेशन न्यायालय की शक्ति का प्रावधान है। ऑप्शन है ए, धारा 409, बी, धारा 408, सी, धारा 497, या डी, धारा 406। इसका सही उत्तर है बी, धारा 408। प्रश्न नंबर 4, दंड प्रक्रिया संहिता में किसी दंडादेश के निष्पादन के लिए प्रत्येक वारंट जारी किया जा सकता है। ऑप्शन है ए, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा, बी, पद उत्तरवर्ती द्वारा, सी, या तो उस न्यायाधीश अथवा मजिस्ट्रेट जिसने दंडादेश पारित किया है या उसके पद उत्तरवर्ती द्वारा, या डी, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है सी। यह प्रश्न धारा 425 पर आधारित है, जिसमें बताया गया कि किसी दंडादेश के निष्पादन के लिए प्रत्येक वारंट या तो उस न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा जिसने दंडादेश पारित किया है या उसके पद उत्तरवर्ती द्वारा जारी किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है सी। प्रश्न नंबर 5, दंडादेशों का निलंबन या परिहार करने की शक्ति दंड प्रक्रिया संहिता में किसे दी गई। ऑप्शन है ए, राष्ट्रपति, बी, राज्यपाल को, सी, सरकार को, या डी, मुख्यमंत्री को। इसका सही उत्तर है सी, सरकार को। यह प्रश्न धारा 432 पर आधारित है, इसमें बताया गया कि जब किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दंडादेश दिया जाता है तब समुचित सरकार किसी समय शर्तों के बिना या ऐसी शर्तों पर जिन्हें दंडाधीश व्यक्ति स्वीकार करे उसके दंडादेश के निष्पादन का निलंबन या जो दंडादेश उसे दिया गया है उसका पूरे का या उसके किसी भाग का परिहार कर सकती है। तो इसका सही उत्तर है सी। प्रश्न नंबर 6, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण कौन कर सकता है। ऑप्शन है ए, समुचित सरकार, बी, भारत का राष्ट्रपति, सी, राज्य का राज्यपाल, या डी, राज्य का गृह मंत्री। इसका सही उत्तर है ए, समुचित सरकार। यह प्रश्न धारा 432 की उपधारा 1 पर आधारित है, जिसमें बताया गया कि आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण समुचित सरकार कर सकती है। तो इसका सही उत्तर है ए, समुचित सरकार। प्रश्न नंबर 7, आजीवन कारावास के दंडादेश को सरकार कितने वर्षों के कारावास में लघुकृत कर सकेगी। ऑप्शन है ए, 20 वर्ष, बी, 18 वर्ष, सी, 14 वर्ष, या डी, 12 वर्ष। इसका सही उत्तर है सी, 14 वर्ष तक। यह प्रश्न धारा 433 पर के खंड ख पर आधारित है, जिसमें बताया गया कि समुचित सरकार आजीवन कारावास के दंडादेश को 14 वर्ष से अनधिक अवधि के कारावास में या जुर्माने के रूप में लघुकृत कर सकती है। तो इसका सही उत्तर है सी। प्रश्न नंबर 8, दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा के अधीन एक पुलिस अधिकारी किसी अभियुक्त को अजमानतीय वाद में जमानत पर रिहा कर सकता है। ऑप्शन है ए, धारा 336, बी, धारा 337, सी, धारा 436, या डी, धारा 437। इसका सही उत्तर है डी, 437। इसके अंतर्गत अजमानतीय अपराध की दशा में पुलिस अधिकारी जमानत पर अभियुक्त को रिहा कर सकता है। तो ऑप्शन इसका डी सही है। प्रश्न नंबर 9, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में अग्रिम जमानत का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन है ए, धारा 436, बी, धारा 437, सी, धारा 438, या डी, धारा 439। इसका सही उत्तर है सी, धारा 438।
जिसमें अग्रिम जमानत का प्रावधान किया गया है। प्रश्न नंबर 10, अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया जा सकता है। ऑप्शन है ए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष, बी उच्च न्यायालय के समक्ष, सी सत्र न्यायालय के समक्ष, या डी बी और सी दोनों के समक्ष। इसका सही उत्तर है डी, बी और सी, यानी उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय दोनों में ही आवेदन किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हुआ डी। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा वाद अग्रिम जमानत से संबंधित है। ऑप्शन है ए डी के गणेश बाबू बनाम पीटी मनोकरण, बी तामा बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, सी दिनेश डालमिया बनाम सीबीआई, या डी डिम्पल गुप्ता बनाम राजीव गुप्ता। इसका सही उत्तर है सी दिनेश डालमिया बनाम सीबीआई का वाद अग्रिम जमानत से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हुआ सी। प्रश्न नंबर 12, क्या किसी व्यक्ति पर जमानत पर छोड़ने के समय मजिस्ट्रेट द्वारा अधिरोपित कोई शर्त अपास्त या उपांतरित की जा सकती है? यदि हाँ तो किसके द्वारा एवं किस प्रावधान के तहत? ऑप्शन है ए उच्च न्यायालय द्वारा धारा 482 के तहत, बी उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय द्वारा धारा 439 के तहत, सी सत्र न्यायालय द्वारा धारा 465 के तहत, या डी किसी न्यायालय द्वारा ऐसे शर्तों को अपास्त या उपांतरित नहीं किया जा सकता। इसका सही ऑप्शन है बी उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय द्वारा धारा 439 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अपास्त या उपांतरित किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हुआ बी। प्रश्न नंबर 13, प्रतिभूति पत्र के जब्त होने के पहले यदि प्रतिभू की मृत्यु हो जाती है तो उसकी संपदा का उत्तरदायित्व, ऑप्शन है ए समाप्त नहीं होगा, बी समाप्त हो जाएगा, सी न्यायालय को किसी प्रभाग का परिहार करने का विवेकाधिकार है, या डी इस हेतु कोई उपद नहीं है। इसका सही उत्तर है बी समाप्त हो जाएगा। यह प्रश्न धारा 446 के स्पष्टीकरण 4 पर आधारित है, जिसमें बताया गया कि जहां बंधपत्र के लिए कोई प्रतिभू बंधपत्र का संपहरण होने के पूर्व मर जाता है तो वहां उसकी संपदा बंधपत्र के बारे में प्रत्येक दायित्व से उन्मोचित हो जाएगी। तो इसका सही उत्तर है